नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे हम कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसको हम प्यार से इलास्टिसिटी भी कहते हैं, या आप लोग इसको प्यार से इलास्टिसिटी कहते हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर को एक लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ये सीरीज उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने वो चैप्टर पहले से पढ़ रखा है और वो रिवाइज करना चाहते हैं और अपने माइंड में एक मैप बनाना चाहते हैं कि हाँ, इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी कि एक तरीके से हम यहां पे आपके लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी होती है कि सर हमें इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, क्या इस चैप्टर के हमें फॉर्मूले मिलेंगे, क्या इस चैप्टर के हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो ये सीरीज स्पेशली हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम पूरे चैप्टर को, यानी कि पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को बहुत ही कम टाइम में आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी उतना नहीं जाया जाता है और आपकी समय की बचत होती है और आपके माइंड में एक मैप बन जाता है। जिस तरीके से मान लो कि आपने चैप्टर को पढ़ लिया है, ठीक है ना, सपोज करो आपने चैप्टर को पढ़ लिया, लेकिन वो चैप्टर आपके दिमाग में हैफेजर्ड वे में अरेंज्ड है, यानी कि आपको सब कुछ आता तो है लेकिन वो लेयर वाइज अरेंज नहीं है। जैसे सपोज कीजिए भाई एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हम फोल्डर्स क्यों बनाते हैं? मान लो कि हमें एक फोल्डर के अंदर सॉन्ग्स रखने हैं, एक फोल्डर के अंदर मूवीज रखनी है, या एक फोल्डर के अंदर कुछ और डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ताकि जब हमें जरूरत पड़े, मान लो कि हमें मूवी देखनी है तो हम मूवी वाले फोल्डर में जाएंगे, सॉन्ग देखने तो सॉन्ग वाले फोल्डर में जाएंगे। ऐसे ही हमारे दिमाग में भी हमें फोल्डर्स को बनाना पड़ता है कि भाई एक पर्टिकुलर चैप्टर का एक अलग फोल्डर आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए। जब भी उससे रिलेटेड सवाल आए, आप दिमाग के उस फोल्डर में जाएं और वहां से उसके फॉर्मूले को निकालें और उसमें अप्लाई करें। तो यानी कि आपको दिमाग के अंदर चीजों को फोल्डर वाइज अरेंज करना होगा, ठीक है ना। आपको पता होगा कि ये कंसेप्ट है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये कंसेप्ट पे आया तो ये फॉर्मूला लगेगा। एक तरीके से दिमाग में आपको चीजों को अरेंज करना है और उस अरेंजमेंट के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइए अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसको प्यार से हम बोल रहे हैं इलास्टिसिटी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इलास्टिसिटी होती क्या है, बात करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप या साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है मेरे पास, इस रॉड की लेंथ L है, आपको दिखाई दे रही है। इस रॉड को दोनों तरफ फोर्स लगा के मैंने खींचा। जैसे ही मैंने दोनों तरफ फोर्स लगा के खींचा, इसकी लेंथ बढ़ गई L प्लस डेल्टा L, ठीक है जी। अब अगर मैं फोर्स छोड़ दूं, अगर मैं फोर्स लगाना छोड़ दूं और ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, जैसे पहले थी वैसे ही हो जाए, यानी कि जितनी लेंथ इसकी पहले थी उतनी ही हो जाए, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स शेप, ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटा दें तो उसके बाद अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे भाई कपड़ों में भी हम इलास्टिक डालते हैं, इलास्टिक को खींचते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो इलास्टिक अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में वापस आ जाता है। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और उस मटेरियल को क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल। नाम लिखा है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, पढ़िए। विच कंप्लीटली रीगेन्स इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर बॉडी अपनी पूरी की पूरी शेप रीगेन कर लेती है एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद, तो ऐसी बॉडी को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहा जाएगा। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी विच डू नॉट रीगेन देयर शेप एट ऑल आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो अपनी शेप बिल्कुल भी रिकवर नहीं करती, ऐसी है ऐसी ही रह जाएगी, खींचा खिंची ही रह जाएगी, खींचा खिंची ही रह जाएगी। अरे भैया मेरे को कोई वापस लेके जाओ, नहीं नहीं वापस लेके जा पाएंगे भाई। समझ में आ रही है बात? तो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड दैट इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। स्ट्रेस, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं स्ट्रेस की, सुनिएगा ध्यान से। द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स per unit area developed in a body on stretching or compressing the body is called stress। एक स्ट्रेस होता है जो हमारे दिमाग का स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेस जो बॉडीज में डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, आइए बात करते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है जी।
कोई भी बॉडी है जो आपको पता है वो एटम्स से मिलकर बनी होती है, कोई भी बॉडी जो है आपको पता है वो एटम से मिलकर बनी होती है। ये बॉडी के अंदर मैंने एटम्स दिखाए हैं, बहुत सारे अनगिनत एटम्स होंगे, मैंने तो कुछ ही दिखाए। मान लो कि ये बॉडी है और बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से। मैंने इस पे फोर्स लगाया दोनों साइड से, एफ दोनों साइड से मैंने इस पे एफ फोर्स लगाया कि इसको खींचने की कोशिश करी। मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। मैं अगर कहूं कि इनके एटम्स के बीच का डिस्टेंस पहले मान लो d था, अब मेरे खींचने की वजह से इनके एटम्स का डिस्टेंस d' हो गया, यानी कि एटम्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। मेरे खींचने की वजह से इनके एटम्स का डिस्टेंस बढ़ गया। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एटम्स एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, या ये एटम्स एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जो कि स्प्रिंग को उसकी ओरिजिनल शेप में लेके जाने की कोशिश करता है। ऐसे ही जब हम रॉड को खींच रहे हैं तो इसमें भी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो इसको इसकी ओरिजिनल शेप में लेके जाने की कोशिश करेगा। हमने एफ फोर्स लगाया इधर, तो इस एटम पे देखिए, इस एटम को देखिए, यहां पे इस एटम को वॉच कीजिए। एक एटम यहां पे मैंने कंसीडर किया, इस पे फोर्स एफ लगाया है, इस पे रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। एफ जो हमने लगाया ये अप्लाइड फोर्स है, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स है जो इसमें डेवलप हुआ है। ठीक है जी। सिमिलरली इधर भी हमने फोर्स लगाया है, तो इधर भी रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हुआ है, जो कि इसको इसकी ओरिजिनल शेप में लेके जाने की कोशिश करेगा। तो हमने लगाया कौन सा फोर्स है, एफ, और इसके अंदर डेवलप कौन सा फोर्स हुआ है, एफ आर, यानी कि इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो इसके अंदर डेवलप हुआ है। एफ और एफ आर बराबर होंगे अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगी। इक्विलिब्रियम कंडीशंस मतलब नेट फोर्स 0, तो उस केस में एफ और एफ आर को हम बराबर अज्यूम करके चलेंगे। यहां पे समझिए, अब ये जो क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है ये और कुछ नहीं है, दिस इज एरिया। ये क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप इसे बोल सकते हो, दैट इज एरिया इज ए। जब हम प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि स्ट्रेस को आपने बताया इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कि स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया होता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन क्या सर दोनों चीजें सेम है? नहीं। जो हम अप्लाई करते हैं फोर्स, अगर उसको हम एरिया से डिवाइड करें तो उसको बोलते हैं प्रेशर। जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स उसमें डेवलप होता है हमारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से, उसको अगर एरिया से डिवाइड करें तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। एफ बाय ए जो है वो प्रेशर है, एफ आर बाय ए जो है वो स्ट्रेस है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो एफ और एफ आर में कोई फर्क नहीं होगा। स्ट्रेस की यूनिट्स या प्रेशर की यूनिट्स बराबर होंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, अल्ट्रा क्लियर। चलिए भाई, ये तो हो गई स्ट्रेस की डेफिनेशन। अब स्ट्रेस के टाइप्स होते हैं भाई। इस चैप्टर के अंदर हम 3 टाइप के स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप ऑफ स्ट्रेस है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये मेन है, ठीक है ना। ये स्ट्रेस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर पे मिलेंगे। 80% ऑफ द चैप्टर, 80% ऑफ द चैप्टर इस पे डिपेंड करता है। 80% ऑफ द चैप्टर इस पे डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पे। आइए बात करते हैं। द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इज पैरेलल टू द लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लेंथ के अलोंग। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लेंथ के अलोंग। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यह भी एक स्ट्रेस का ही टाइप है, तो इसका फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया ही होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा फोर्स होता है वो लेंथ के पैरेलल होता है, यानी कि लेंथ के अलोंग होता है, और एरिया के परपेंडिकुलर होता है। आप यहां पे देख पा रहे हो, ये रॉड है, ये रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसके परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगाया है, इसके परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगाया है, एरिया के परपेंडिकुलर। लेंथ के अलोंग है, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, अब इसकी लेंथ L प्लस डेल्टा L हो गई है।
तो लेंथ के अलोंग लग रहा है, लेंथ की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और एरिया के ये फोर्स परपेंडिकुलर है। आप देख पा रहे हो 90 डिग्री का एंगल बन पा रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स भी एरिया के परपेंडिकुलर है। तो अगर फोर्स लेंथ के पैरेलल लग रहा हो और एरिया के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे स्ट्रेस को, जो उससे स्ट्रेस डेवलप होता है, तो ऐसे स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। जो पिछली डायग्राम में मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, यह भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का ही एग्जांपल है। तो कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ही पढ़ना है हमें? नहीं, दूसरे स्ट्रेस भी पढ़ने हैं, लेकिन ज्यादातर यही पढ़ना है। इसीलिए ये 80% ऑफ द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूट करता है और ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना इसी में से है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स बाय एरिया, एफ आर बाय ए, फॉर्मूला वही है, लेकिन इसमें जो फोर्स है वो लेंथ के पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू एरिया है। बात का ध्यान रखिएगा, लेंथ के पैरेलल और एरिया के परपेंडिकुलर। अगर ये फोर्स लगा के हम बॉडी को खींचते हैं तो उस स्ट्रेस को टेंजाइल स्ट्रेस कहते हैं। और अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूं तो उस स्ट्रेस को कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। टेंजाइल खींचने को, लॉन्गिट्यूडनल। देखो स्ट्रेस के 3 टाइप्स होते हैं, उनमें से पहला टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के आगे 2 टाइप्स होते हैं, टेंजाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंजाइल मतलब खींचना और कंप्रेस मतलब कंप्रेस करना, दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर हुई बात? बढ़िया। अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा। एक एड आती है अंबुजा सीमेंट की। अंबुजा सीमेंट की एड में, पुराने जमाने में जो एड आती थी कुछ साल पहले, तो उसमें बोला जाता था विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला अंबुजा सीमेंट। एक एड आती थी ना अंबुजा सीमेंट की कि वो दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? पीछे से आवाज आती है, टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो अंबुजा सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कहते हैं, वो लोग क्लेम करते हैं, मैं नहीं कहता, वो लोग कहते हैं कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब यह है कि भैया इसको फोर्स लगा के अगर कंप्रेस किया जाए तो ये जल्दी से टूटेगा नहीं। यानी कि सीमेंट जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसमें कंप्रेस करने से दरारें इतनी जल्दी नहीं आएंगी, तो वो ज्यादा लंबे समय तक जो सीमेंट है वो चलेगा। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के बाद अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये हो गया, फोर्स लगा के हमने बॉडी को खींच दिया। कंप्रेस भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं। इस कंप्रेशन की वजह से या खींचने की वजह से इसकी लेंथ में चेंज आएगा। आप देखो इसके पहले लेंथ थी L, अब लेंथ होगी L प्लस डेल्टा L, यानी कि लेंथ में जो चेंज आया है वो डेल्टा L है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के रेशो को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी लेंथ है मीटर में, नीचे भी लेंथ है मीटर में, चेंज इन लेंथ भी मीटर में होगा, अपॉन लेंथ भी क्या होगी? मीटर में होगी। तो इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है और इसको बोला क्या जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हुक्स लॉ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में ही काम कर रहे हैं अभी हम। और एक नाम था हुक, हुक नाम था इसका, ठीक है ना, हुक वो लगाने वाली हुक, उसी के बेस पे इनका नाम पड़ा था हुक। हुक ने यह कहा था कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हालांकि हमेशा नहीं होता, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही होता है। मतलब जब हम बॉडी को खींचते हैं तो उसमें स्ट्रेस, अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उससे उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है, तो स्ट्रेस की वजह से उसमें स्ट्रेन आती है, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ती है या कम होती है। हम फोर्स लगाएंगे, लेंथ में चेंज आएगा, यानी कि हम स्ट्रेस लगाएंगे तो उसकी वजह से स्ट्रेन आएगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हालांकि हुक्स ने यह बात कही थी कि ये अप टू सर्टेन लिमिट तक ही वैलिड होता है, यानी कि अगर मैं ज्यादा ही लेंथ को बढ़ा दूंगा तो फिर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा। ये अभी हम लेटर ऑन बात करेंगे कि कहां तक होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। यह कांस्टेंट होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो, ई से लिखते हैं। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। यह किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी को जज करने के लिए एक कांस्टेंट है।
कि कोई भी मटेरियल कितना इलास्टिक है, कितना कम इलास्टिक है, कितना ज्यादा इलास्टिक है, उसके अंदर कितनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, उसको जज करने के लिए ये उसका मॉड्यूलस है इलास्टिसिटी का। ठीक है जी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप के होते हैं। जैसे स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। पहला स्ट्रेस कौन सा पढ़ रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस से रिलेटेड जो मॉड्यूलस होगा उसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। जैसे स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं वैसे ही मॉड्यूलस के भी 3 टाइप्स होंगे, स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स होंगे। ध्यान से समझिएगा, 3 टाइप स्ट्रेस के, 3 टाइप स्ट्रेन के, 3 टाइप मॉड्यूलस के। पहला स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, पहली स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और पहला मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस जिसको हम वाई से लिखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो। भाई स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशो को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यह होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फोर्स बाय एरिया, डेल्टा एल बाय एल। समझ में आ गया? ओके। यंग्स मॉडुलस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। कॉपर के लिए अलग वैल्यू होगी इसकी, स्टील के लिए अलग वैल्यू होगी, आयरन के लिए अलग वैल्यू होगी, हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, यानी कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कोई भी हो, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे और जो मॉडुलस हम पढ़ेंगे चाहे वो हो, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी। स्ट्रेस के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते। तो जब हम दोनों का रेशो करेंगे तो इसका भी यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा। एक फेमस वैल्यू है जो बहुत जगह यूज होती है, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन में दी होगी। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, जो स्टील की रॉड होती है या स्टील की वायर होती है, उसका यंग्स मॉडुलस होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? बढ़िया। अब मैं आपको यंग्स मॉडुलस की फील दिलाता हूं कि एक्चुअल में यंग्स मॉडुलस होता क्या है। अब उसको फील करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पी लेता हूं पानी। जी हां, पानी पीना आवश्यक है, गला तो सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, पानी सब पीते हैं, तो मैं भी पानी पी रहा हूं। कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूं। आइए बात करते हैं यंग्स मॉडुलस क्या है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मैं 2 मटेरियल कंसिडर करता हूं, एक मटेरियल दूसरा मटेरियल, दोनों मटेरियल की लेंथ सेम मानता हूं, दोनों मटेरियल का एरिया, दोनों मटेरियल की लेंथ सेम मानता हूं, दोनों मटेरियल का डेल्टा एल सेम मानता हूं। ठीक है ना। लेकिन फोर्सेस मैं इन पे अलग अलग लगा रहा हूं, फोर्सेस मैं इन पे अलग अलग लगा रहा हूं, एक पे F1 एक पे F2। तो यंग्स मॉडुलस Y1 जो फर्स्ट मटेरियल का होगा वो होगा F1/A डेल्टा L बाय L, F2/A डेल्टा L बाय L। आप देख पा रहे हो दोनों मटेरियल्स में स्ट्रेन सेम लेके चल रहा हूं मैं, दोनों मटेरियल्स की स्ट्रेन जो है वो डेल्टा L बाय L मान के चल रहा हूं। स्ट्रेन दोनों मटेरियल्स में मैं सेम ले रहा हूं। ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको यंग्स मॉडुलस को फील करवाने के लिए। मैं दोनों मटेरियल्स की स्ट्रेन सेम मान के चल रहा हूं। मान लो 2 मटेरियल्स हैं तो स्ट्रेन सेम है, तो जिस मटेरियल में मुझे स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ेगा उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। ध्यान से समझिएगा। अब स्ट्रेस किस में ज्यादा होगा? जिसमें फोर्स ज्यादा होगा। इसमें स्ट्रेस क्या है? F1/A। इसका स्ट्रेस क्या है? F2/A। तो अगर मेरा फोर्स F1 जो है वो F2 से ज्यादा है तो पक्की बात है कि यंग्स मॉडुलस पहले वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम है। अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो पक्की बात है कि यंग्स मॉडुलस 1 का ज्यादा होगा 2 के मुकाबले में। तो यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब क्या है? मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट और कंप्रेस इट। देखो ध्यान से सुनो, 2 बॉडीज जिनका स्ट्रेन मैंने सेम ले लिया, तो जिस बॉडी में मुझे स्ट्रेस या फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि 2 बॉडीज को मुझे सेम डेल्टा एल देना है, यानी कि सेम लेंथ से खींचना है, 2 बॉडीज को मुझे सेम लेंथ से खींचना है, तो जिस बॉडी में मुझे ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। यानी कि सेम स्ट्रेन के लिए जिस बॉडी में मुझे स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ा
उस बॉडी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यंग्स मॉडुलस जिस बॉडी का ज्यादा है उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना आसान नहीं है, मुश्किल है। मोर डिफिकल्ट टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट, यानी कि यंग्स मॉडुलस जिस भी बॉडी का ज्यादा होगा उस बॉडी को स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना, दोनों ही चीजें करना, मतलब उसकी लेंथ में चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। उसमें स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जिस बॉडी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी एज कंपेयर टू दूसरी बॉडी। क्या यंग्स मॉडुलस की फील आ रही है? यानी कि यंग्स मॉडुलस जो है ना वो किसी भी मटेरियल की सख्ताई को मेजर करता है। एक मटेरियल है जिस पे हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, वो फैल गया, उतने में ही खिंच गया। एक मटेरियल है जिस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया फिर भी वो खिंच नहीं रहा, मतलब सख्ती से रहता है भाई, है ना, पिघलता नहीं है इतनी जल्दी भाई। अपन पिघलने वाले लोग नहीं है भाई, अपन रहते हैं सख्ती से। तो जो मटेरियल सख्ती से रहे, इतनी जल्दी ना पिघले, जिसको स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़े, उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। यानी कि जो मटेरियल सख्ती के साथ रहता है, जल्दी पिघलता नहीं है, उसका यंग्स मॉडुलस क्या है? ज्यादा है। उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। समझ में आई बात? फील करवा रहा हूं भाई, मैं फील करवा रहा हूं, फील करना। देखो टेम्परेचर का यंग्स मॉडुलस पे क्या इफेक्ट है। देखो कोई लॉ नहीं है, लेकिन जनरली ये रूल माना जाता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर मैं हीट बढ़ा दूं, बॉडी को हीट कर दूं, उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो मटेरियल का यंग्स मॉडुलस डिक्रीज होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। तो दूर दूर होने की वजह से उनके बीच की जो एटॉमिक फोर्सेस लग रही हैं वो कम हो जाएंगी। तो बेसिकली उसको स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना जो है अब इजी हो जाएगा, ठीक है ना, अब इजी हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, उनके अंदर की जो फोर्सेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी, एटॉमिक फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी मदद से या जिसकी वजह से अब जो है वो उतना रेजिस्ट नहीं कर पाएगा या इजीली उसको स्ट्रेच या कंप्रेस किया जा सकेगा, यानी कि उसका यंग्स मॉडुलस कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो सख्ती है उस मटेरियल की, जो सख्ताई है, ठीक है ना, तो वो जो है वो कम हो जाती है। याद रखिएगा, जनरल रूल है, ठीक है जी, कोई लॉ नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखिए। उसके बाद स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ये पहले टाइप ऑफ स्ट्रेस के लिए पढ़ रहे हैं। पहला टाइप ऑफ स्ट्रेस कौन सा है? दोबारा मेरे साथ रिपीट कीजिए, आंखें बंद करके। मेरी आंखें बंद हैं, आपकी भी आंखें बंद होनी चाहिए। पहला टाइप ऑफ स्ट्रेस कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। पहली टाइप ऑफ स्ट्रेन कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और पहले टाइप का मॉडुलस कौन सा है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारा कुछ उसके लिए चल रहा है अभी, ठीक। दूसरा तो अभी आएगा और वो बहुत एंड में आएगा चैप्टर के, क्योंकि मेन जो 80% ऑफ चैप्टर है वो तो पहले मॉडुलस पे ही है। आइए बात करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ बनाया जाता है डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। डक्टाइल मटेरियल्स वही होते हैं जिनको खींच खींच के जिनकी पतली पतली वायर्स बनाई जा सके, जिनको बहुत ज्यादा खींचा जा सके, उनको डक्टाइल मटेरियल्स कहा जाता है, ठीक है ना। जिनकी पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती हैं, जो टूटते नहीं है, खींचने की वजह से जो टूटते नहीं हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये जो मटेरियल्स हैं ये डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं भाई, ठीक है ना। इनकी वायर्स बनाई जाती हैं। आपको याद होगा हमारे घर में जो बिजली की तारें होती हैं वो जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम की होती हैं, ठीक है जी। तो स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे जो मटेरियल्स हैं और भी होते हैं जिनकी तारें बनाई जा सकती हैं, इनकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ हम इनके लिए बनाते हैं। सबसे पहले तो ये ग्राफ देखने में जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो स्ट्रेन बढ़ती है, यानी कि मैं फोर्स लगाता हूं तो उसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ती है, यानी कि स्ट्रेन बढ़ती है। तो पहले ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ओ से लेके ए तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है भाई, ठीक है जी। इस रीजन में, इस ग्राफ को कहते हैं कि ये प्रोपोर्शनैलिटी रीजन में है,
यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी रीजन का मतलब यह है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक के रीजन में हुक्स लॉ वैलिड होता है। अभी पिछली स्लाइड्स में हमने हुक्स लॉ के बारे में ही बात की थी। मैंने आपको कहा था कि हुक्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता। अगर आप मटेरियल को ज्यादा ही खींच दोगे तो फिर हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा, यानी कि कम खींचने तक वो वैलिड रहेगा। यानी कि हुक्स लॉ जो है वो ओ से लेके ए तक वैलिड होता है, प्रोपोर्शनैलिटी रीजन में वैलिड होता है, जिसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, और प्रोपोर्शनैलिटी रीजन भी होता है, और इसको इलास्टिक रीजन भी कहा जाता है। इलास्टिक रीजन का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि बॉडी का अपनी शेप को रिकवर कर लेना। अगर मैं ए पॉइंट तक खींच के बॉडी को ऐसे खींच रहे हैं, एक पर्टिकुलर ए पॉइंट तक ले आए, वहां से खींच के अगर छोड़ देंगे तो वो अपनी शेप को पूरे तरह से रिकवर कर लेगी। वो बॉडी अपनी शेप को पूरी तरीके से रिकवर कर लेगी। ठीक है जी। तो ए पॉइंट तक मटेरियल जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी रीजन को भी जो है फॉलो करता है और इलास्टिक रीजन को भी फॉलो करता है। उसके बाद ए से बी तक जो ग्राफ है वो कर्व्ड हो जाता है। ए से बी जो ग्राफ है वो कर्व्ड हो जाता है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी यहां पे नहीं रहती, लेकिन इलास्टिक रीजन जरूर रहता है। यानी कि बी पॉइंट पे भी अगर आप मटेरियल को खींच के छोड़ दोगे ना, अगर आप बी पॉइंट पे भी मटेरियल को खींच के छोड़ दोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में चला जाएगा। यानी कि वापस ओ पॉइंट पे ये ग्राफ वापस चला जाएगा। ऐसे ग्राफ आया बी पॉइंट तक और ऐसे का ऐसे वापस चला जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे ग्राफ आया और बी पॉइंट तक खींचा, बिल्कुल ऐसे का ऐसे वापस ग्राफ को बना देंगे। ऐसे आया, छोड़ दिया फोर्स लगाना तो वापस आ गया। इसको कहते हैं कि ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज अभी फॉलो कर रहा है। ओ से ए तक का जो रीजन है, याद रखिए, ओ से ए तक का जो रीजन है वो इलास्टिक रीजन भी है और प्रोपोर्शनैलिटी रीजन भी है। ए से बी तक का रीजन सिर्फ इलास्टिक रीजन है, प्रोपोर्शनैलिटी रीजन नहीं है। बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है, बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, उस वैल्यू को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ। उस वैल्यू को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है जी। जो स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा बी पॉइंट पे, उसको हम इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसके बाद हम इसे और खींचेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है पहले, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है, जो कि आपको चीज याद रखनी है। अब मान लो कि मैं इसको सी पॉइंट तक खींच के ले गया। अब बी पॉइंट के बाद ये मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। यानी कि बी पॉइंट के बाद अगर आप इसे छोड़ोगे तो ये अपनी पूरी की पूरी शेप रिकवर नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? सपोज करो कि बी पॉइंट के बाद इसे सी पॉइंट पे आपने छोड़ दिया। अब ये ग्राफ ऐसे वापस जाता हुआ नहीं दिखाना। अब ये ग्राफ ऐसे वापस जाता हुआ नहीं दिखाना है। अब इसके अंदर कुछ परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगी। अब इसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा भैया। अब ये रॉड अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? देखो, बी पॉइंट तक अगर रॉड को वापस अगर फोर्सेस रिमूव कर देते तो ये वापस ओ पॉइंट पे आ जाता था ग्राफ। लेकिन अब जो है, अगर मैं सी पॉइंट पे इसको छोड़ूंगा तो आपको परमानेंट स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करनी है? आपको सी पॉइंट से निकलती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ओ ए के पैरेलल, जहां पे वो स्ट्रेन वाली एक्सिस को यानी कि एक्स एक्सिस को कट करे। वो जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेन, या इसका दूसरा नाम होता है परमानेंट सेट। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बी पॉइंट के बाद मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर शो शुरू कर देता है, यानी कि वो अपनी पूरी लेंथ रिकवर नहीं कर पाता, कुछ लेंथ रिकवर कर पाता है। अब उसका मतलब उसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट स्ट्रेन आ गई है। वो कितनी आ गई है वो जानने के लिए आप क्या करते हो, सी पॉइंट से ओ ए के पैरेलल एक लाइन खींचते हो। ये देखो पैरेलल का सिंबल बना हुआ है, ये डबल लाइन शो कर रही है ना, पैरेलल का सिंबल है। उसके पैरेलल एक लाइन खींचते हो, जहां पे ये लाइन स्ट्रेन एक्सिस को कट करती है। वो जो लेंथ होती है वो परमानेंट स्ट्रेन या परमानेंट सेट कहलाती है। उसके बाद इसको आपने और खींचा, ये डी पॉइंट तक गई।
डी पॉइंट को बोला जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ। यह ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर मटेरियल के अंदर काफी दरारें आ जाती हैं, काफी सारी दरारें आपको विजिबल होने लगती हैं। यह वो पॉइंट होता है जहां पे मटेरियल को अनसेफ टू यूज डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि इसके आगे अगर आप इसको यूज करोगे, अभी टूटा नहीं है इस पॉइंट पे ना, टूटा नहीं है, लेकिन टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी कि इस पॉइंट के बाद ये कभी भी टूट सकता है। तो इसके बाद इस मटेरियल को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है यूज के लिए, और ई पॉइंट पे आके ये टूट जाता है, और ई पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। क्या ये पूरा डिस्कशन आपको क्लियर हुआ? ए पॉइंट तक प्रोपोर्शनलिटी रीजन है और इलास्टिक रीजन भी है, ए से बी तक सिर्फ इलास्टिक रीजन है। उसके बाद अगर आप उसको फोर्सेस को रिमूव करते हो तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा, कुछ परमानेंट स्ट्रेन या परमानेंट सेट रह जाएगा। डी पॉइंट पे आके ये अनसेफ हो जाएगा यूज के लिए, और ई पॉइंट पे आके ये फ्रैक्चर हो जाएगा। बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, उस पे जो स्ट्रेस होता है, और डी पॉइंट पे जो स्ट्रेस आता है, डी पॉइंट पे जो स्ट्रेस आता है उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। आई होप ये आपको पूरे तरीके से क्लियर है। समझ गए भाई? ग्राफ पूरा समझ में आ जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सेम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ अगर मैं ब्रिटल मटेरियल्स के लिए बनाऊं, ब्रिटल मटेरियल्स जो जल्दी टूट जाते हैं, जिनको हम ज्यादा नहीं खींच सकते, इनका फ्रैक्चर पॉइंट, इनका ग्राफ बनाना शुरू किया, ओ से ग्राफ शुरू हुआ, इनका फ्रैक्चर पॉइंट बड़ी जल्दी आ जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट रीच्ड वेरी अर्ली, फ्रैक्चर पॉइंट बड़ी जल्दी आ जाता है, तो इसका ग्राफ बस आपको यहीं तक दिखाना है। एग्जाम्पल है कास्ट आयरन। उसके बाद कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हुक्स लॉ को कभी भी फॉलो नहीं करते, ये अलग ही तरीके का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो इलास्टोमर्स ये डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इनका ग्राफ अलग ही तरीके का होता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, बिल्कुल अलग तरीके का ग्राफ है। रबड़, आयोटा, आयोटा या जो भी आप इसे बोलते हो, लार्जेस्ट आर्टरी जो हमारी वेसल होती है, ब्लड वेसल, जो उसकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो आयोटा होती है, ठीक है ना। वो उसके जो मसल्स होते हैं, उसके जो टिश्यूज होते हैं, वो भी इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आर्टरीज भी हमारी स्ट्रेच कंप्रेस होती रहती है ना, है ना। ब्लड फ्लो अगर स्ट्रेच हो गई, ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया, कंप्रेस हो गई, मतलब इस तरीके से खुलती बंद होती रहती है, और बंद होने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो इसका इलास्टोमर्स की कैटेगरी में ही हमारा आयोटा भी आता है, ठीक है जी, या जो भी आप इसे बोलते हो। मेरी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी ज्यादा ही वीक है ना। हाँ, क्या करें भैया, ह्यूमन बॉडी के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमारे बाल उड़ते जा रहे हैं और हम मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है ना, क्या करें सर। चलो अब बात करते हैं वायर में एलोंगेशन के बारे में। एलोंगेशन का मतलब डेल्टा एल, एलोंगेशन का मतलब डेल्टा एल। आपको पता है कि वायर की लेंथ मान लो कि पहले एल है, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है जी, इसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई, एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, तो इसको लिखेंगे एफ एल बाई ए डेल्टा एल। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। एल ऊपर चला गया, ए डेल्टा एल नीचे आ गया, तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई हमारे पास एफ एल बाई ए वाई। इसको याद करना है, डेल्टा एल की वैल्यू को एफ एल बाई ए वाई, इस फॉर्मूले को याद रखना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो याद है हमें, तो इससे डेल्टा एल बना लेंगे। बिल्कुल बना लोगे, लेकिन याद रखने में क्या बुराई है? जब आपकी टाइम की बचत हो रही हो तो क्या याद रखने में कोई बुराई है? याद रख लो, डेल्टा एल एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई। आंखें बंद करो, एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई। याद रहेगा? बढ़िया। अब बात करते हैं कि कोई भी एक रॉड कनेक्टेड है ऊपर छत से, एक छत से एक रॉड कनेक्टेड है। अब ये रॉड अपने ही वेट की वजह से स्ट्रेच हो रही है। सपोज करते हैं कि इस रॉड की जो लेंथ है, कलर अलग ले लेते हैं,
सपोज करते हैं कि ये रॉड की लेंथ जो है वो L है, ठीक है ना, इसका मास जो है वो M है, और ये ग्रेविटी की वजह से, अपनी ही ग्रेविटी की वजह से स्ट्रेच हो रही है, ठीक है जी। इसका एरिया A है और यंग्स मॉडुलस Y है। तो इसमें जो एलोंगेशन आएगी, इसकी जो लेंथ बढ़ेगी, इसकी जो एलोंगेशन आएगी, डेल्टा एल, अपनी ही ग्रेविटी की वजह से ये एक्सटेंड होती चली जाएगी क्योंकि इसका मास है कुछ। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एफ एल बाई ए वाई, ठीक है ना, इसी दिन के लिए बताया था। तो एफ यहां पे आपको लिखना है एम जी बाई टू, एफ यहां पे आता है एम जी बाई टू। बेसिकली ये इसके सेंटर ऑफ मास का फोर्स देखते हैं। ये एफ की वैल्यू एम जी बाई टू क्यों लिखी? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एफ की वैल्यू एम जी क्यों नहीं लिखी। वैसे तो इसकी डेरिवेशन होती है, लेकिन इसमें अगर आप समझना चाहते हो तो एफ जो फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ मास का फोर्स होता है। एट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, जो सेंटर ऑफ मास बॉडी का है उस पे जो टेंशन होगी, टेंशन एट सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, तो वो हम यहां पे लेके चलेंगे और उसको mg बाई टू बोलते हैं हम यहां पे। तो mg/L बाई टू ए वाई जो है हमारा आंसर होगा इस केस का, वो आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने स्पेशल केस आपको करवाया है, जो रॉड अपनी ही ग्रेविटी के कारण स्ट्रेच हो जाती है, तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रेच होती है। अब सेंटर ऑफ मास पे ये टेंशन mg बाई टू आई कैसे? देखो भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी रॉड जो है वो यहां से कनेक्टेड है, ठीक है जी। सेंटर ऑफ मास पे इसके मुझे टेंशन निकालनी है, तो इस रॉड पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इसको ब्रेक करूं दो हिस्सों में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इसको दो हिस्सों पे ब्रेक कर देता हूं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस रॉड को नीचे की तरफ खींच रहा है, इस को मैं ऐसे बना लेता हूं, ये पर्टिकुलर पोर्शन को मैं अलग से बना लेता हूं ब्रेक करके। ये मान लो कि ये सेंटर पॉइंट है सी, तो सी पॉइंट को मैं ब्रेक करके दोनों पे दिखा देता हूं, ऊपर वाली पे भी और नीचे वाले पे भी, ठीक है जी। तो ये सी पॉइंट पे जो बॉडी है ये स्ट्रेच हो रही है, जिसका सेंटर ऑफ मास है, ये पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, तो सेंटर पे भी स्ट्रेच होगी। तो ये ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाला हिस्सा नीचे खींचेगा और नीचे वाले हिस्से को ऊपर खींचा जाएगा। टेंशन स्ट्रेच का फोर्स है, टेंशन स्ट्रेच की वजह से डेवलप होती है। जैसे स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होती है, वैसे ही रॉड के अंदर भी टेंशन डेवलप होती है। आपको रॉड के अंदर पता है, रॉड के साथ वेट लटका दिया जाए तो उसमें जो है टेंशन डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, पूरी रॉड में या स्ट्रिंग में। वैसे ही यहां पे भी डेवलप हो रही है, ठीक है ना। ये नीचे वाले हिस्से पे टेंशन ऊपर, ऊपर वाले हिस्से पे टेंशन नीचे, क्योंकि टेंशन खिंचाव की वजह से डेवलप होती है। तो नीचे वाले हिस्से का जो मास है वो कितना है? अगर नीचे वाले हिस्से की लेंथ L बाई टू है तो इस नीचे वाले हिस्से का मास होगा m बाई टू, और ये हो जाएगा m बाई टू जी, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो टेंशन TC, अगर मैं नीचे वाली बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो TC ऊपर और mg बाई टू नीचे, तो TC हमारे पास mg बाई टू आ जाएगा, यानी कि टेंशन एट सेंटर ऑफ मास mg बाई टू होगी। और यही हमें यहां पे लिखनी होती है, यही हमें यहां पे लिखनी होती है, सेंटर ऑफ मास की टेंशन, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास की टेंशन हमें यहां पे एलोंगेशन निकालने के लिए लिखनी पड़ती है तो डेरिवेशन देखो प्रॉपर, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा, और ये सेंटर ऑफ मास की टेंशन आपको यहां पे लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर रॉड मूविंग रॉड है, मूविंग रॉड मतलब दोनों साइड फोर्स सेम नहीं है, एक तरफ F1 है एक तरफ F2 है, तो जिस भी तरफ ज्यादा फोर्स होगा ये रॉड मूव करेगी। लेकिन फोर्स लग रहा है तो रॉड स्ट्रेच तो होगी ना, हाँ स्ट्रेच होगी। तो इसके केस में डेल्टा L जो आएगा वो आएगा F1 प्लस F2 बाई टू इंटू L बाई ए वाई। तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा L इज इक्वल्स टू F1 प्लस
F1 प्लस F2 इंटू एल बाय 2ay। तो इस एग्जाम्पल में जो, अब देखो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, FL बाय AY। तो इसमें जो हमें F लिखना है वो, इसमें F जो है हमें वो F1 प्लस F2 बाय 2 लिखना है। इसमें जो F हमें लिखना है वो F1 प्लस F2 बाय 2 लिखना है, याद रखिएगा, F1 प्लस F2 बाय 2 इंटू एल बाय AY। ये इसमें जो है एलोंगेशन डेवलप होगी। क्लियर है जी? तो ये मूविंग रॉड का एग्जांपल है जो आपके सामने मैंने दिया है। आगे बढ़ते हैं भाई। ग्राफ्स, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, मैंने आपको बताया है कि ये स्ट्रेट लाइन होता है जब तक ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास करता है। ये कब तक स्ट्रेट लाइन होता है? जब तक ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना? मैंने आपको बताया स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई, देखो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में जो कांस्टेंट आता है वो y आता है। ठीक है ना? तो इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसमें प्लस 0 लिखेंगे। अब देखो y एक्सिस में स्ट्रेस है, x एक्सिस में स्ट्रेन है, इंटरसेप्ट 0 है। इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब y एक्सिस पे ये ऊपर नीचे कट नहीं कर रहा, यानी कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। इंटरसेप्ट 0 है, ये C होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है। अगर ये 0 है इसका मतलब ये ओरिजिन पे कट कर रही है, और ये जो स्लोप है वो y होती है। जो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, जो m होगा, वो आपको यंग्स मॉडुलस बताएगा। स्लोप जो है इस ग्राफ की वो आपको क्या बताएगी? यंग्स मॉडुलस बताएगी। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ, मतलब F वर्सेस डेल्टा एल ग्राफ। ध्यान से सुनो, इसमें भी कोई अरबी भाषा या उर्दू भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। अब आप याद करो, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू FL बाय AY। तो F इज इक्वल्स टू YA बाय L, YA बाय L, YA को ऊपर ले जाओ, L को नीचे ले आओ, इज इक्वल इंटू डेल्टा एल। F इज इक्वल्स टू YA बाय L इंटू डेल्टा एल। इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C के साथ। फोर्स, इसको लोड कहते हैं, जो फोर्स हमने लगाया, एलोंगेशन जो उसकी वजह से आई। तो फोर्स जो है वो y एक्सिस में, डेल्टा एल जो है वो x एक्सिस में, और प्लस जो है वो 0 हो गया। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो स्लोप है इस केस में वो YA बाय L बता रही है। इसमें जो स्लोप है इस ग्राफ का, ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, और इसकी स्लोप जो है वो YA बाय L बताएगी। याद रखिएगा, यानी कि आपको अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ गिवन होगा तो उसकी स्लोप यंग्स मॉडुलस बताएगी, और अगर लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ गिवन होगा, अगर लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ गिवन है तो उसकी स्लोप आपको YA बाय L बताएगी, उसकी स्लोप YA बाय L बताएगी। ठीक है जी? डेल्टा एल FL बाय AY, तो F की वैल्यू ये आ गई, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। इसकी मदद से अब मैं आपको स्प्रिंग एनालॉजी समझा रहा हूं, इसकी मदद से मैं आपको स्प्रिंग एनालॉजी समझा रहा हूं। जैसे आपको स्प्रिंग का फोर्स याद है, वैसे ही आप रॉड का फोर्स भी याद रख सकते हो। आपको याद होगा ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग में अगर मैंने फोर्स लगाया तो इसका एक्सटेंशन हो गया। मान लो कि स्प्रिंग की पहले लेंथ थी L, तो अब इसकी लेंथ L प्लस X हो गई।
तो फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स आता था। आपको याद होगा के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता था। क्या आपको यह चीज याद है? यस सर। यही एनालॉजी मैं रॉड के केस में लगा रहा हूं। एनालॉजी का मतलब कंपैरिजन करना। इसी चीज को मैं रॉड से कंपेयर कर रहा हूं। मैंने दोनों तरफ रॉड के फोर्स लगाया और इसकी लेंथ L प्लस डेल्टा L कर दी। ये बेसिकली पहले, इससे पहले इसकी लेंथ क्या थी? फोर्स लगाने से पहले इसकी लेंथ थी L, स्प्रिंग की लेंथ भी L थी। फोर्स लगाने से इसकी लेंथ L प्लस एक्स हो गई, तो F इज इक्वल टू के एक्स लिखते थे। यहां पे L प्लस डेल्टा L हो गई। आपको याद है, अभी यहां पे देखो, डेल्टा L इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल, सॉरी F इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। कंपैरिजन करो दोनों तरफ। ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एल एक तरीके का एक्स ही तो है। इसमें एक्स क्या होता था? चेंज इन लेंथ, ठीक है ना। एक्स क्या होता था इसमें? चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा एल भी यहां पे क्या है? चेंज इन लेंथ ही तो है, चेंज इन लेंथ ही तो है। यानी कि इसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट वाली टर्म से कंपेयर कर सकते हो या उसके फोर्स से कंपेयर कर सकते हो। स्प्रिंग में फोर्स F, यहां पे भी फोर्स F, यहां पे डेल्टा एल, यहां पे X बोलते हैं उसे। अगर वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे तो यहां पे वाई ए बाई एल बोलते हैं। तो बाय एनालॉजी हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो वाई ए बाई एल के कंपेरेबल है। यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर हम रॉड में कन्वर्ट करें, अगर स्प्रिंग को मैं रॉड में कन्वर्ट करूं, जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा सकता है वैसे ही रॉड को स्ट्रेच किया जा सकता है, तो रॉड के केस में जो वाई ए बाई एल है वो स्प्रिंग कांस्टेंट का के होगा। यानी कि के की वैल्यू की जगह मैं वाई ए बाई एल रख सकता हूं और डेल्टा एल की जगह मैं एक्स रख सकता हूं या एक्स की जगह मैं डेल्टा एल रख सकता हूं। ये मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वैसे ही एक रॉड को स्ट्रेच करने की वजह से भी उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो जब हम रॉड को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है? ये दोनों तरफ मैंने स्प्रिंग के फोर्स लगाया, इसकी लेंथ पहले L थी, अब X बढ़ गई, तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हुई वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। सिमिलर प्रिंसिपल को यूज करते हुए मैंने रॉड का एनर्जी स्टोरेज निकाल दिया। जब मैं रॉड को स्ट्रेच करूंगा तो इसमें भी लेंथ का इंक्रीज होगा। ये इतनी सारी लेंथ इसकी बढ़ गई, डेल्टा एल को मैं एक्स मान सकता हूं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर सीधा सीधा लगा दो। हाफ के की वैल्यू क्या है? वाई ए बाई एल। के की वैल्यू क्या है? वाई ए बाई एल। और डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? डेल्टा एल। तो हाफ ऑफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। ये आप पोटेंशियल एनर्जी को इस फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर सकते हो। यानी कि इन शॉर्ट मैंने आपको याद करने का तरीका आपका आसान कर दिया। हाफ के एक्स स्क्वायर तो सबको याद है, जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है। बस के की जगह रखना है वाई ए बाई एल और एक्स की जगह पे रखना है डेल्टा एल। पोटेंशियल एनर्जी को याद करने के और भी तरीके हैं। पोटेंशियल एनर्जी को याद किया जाता है हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम से। हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम की फॉर्म में भी याद किया जाता है। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी रॉड का वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू एरिया। अगर मैं लेंथ, जो भी इसकी लेंथ है, उसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया लिख दिया। स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल। एरिया सॉरी वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ। इससे होगा क्या बेटा? एरिया से एरिया कट गया, लेंथ से लेंथ कट गई, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल। हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले अभी तक आपको याद करवाए हैं मैंने। एक तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, हाफ के एक्स स्क्वायर अगर याद है तो ये याद है। बस ये याद रखिएगा कि k की वैल्यू वाई ए बाई एल और x की वैल्यू डेल्टा एल। ये याद करना पड़ेगा, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इसकी जगह पे ये याद कर सकते हो,
हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल। सपोज करो क्वेश्चन में एफ और डेल्टा एल गिवन है, तो फिर ये फॉर्मूला थोड़ी लगाओगे पागलों की तरह, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दोगे। मतलब जो चीजें गिवन हैं उसके बेस पे आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी, तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तरीका कोई भी लगाओ आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, जिस तरीके से मास डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, उसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी बाय वॉल्यूम। यानी कि रॉड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, अगर हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, उसको एनर्जी डेंसिटी से लिखा जाता है। एनर्जी को बड़े यू से लिखा जाता है, वॉल्यूम को वी से लिखा जाता है, और एनर्जी डेंसिटी को छोटे यू से लिखा जाता है। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम अगर मैं करूंगा, अब इसमें देखो ये एनर्जी स्टोर्ड है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, नीचे ले आओ, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे आ गया, तो क्या बचा, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यही आपके सामने लिखा हुआ है, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। किसी भी रॉड का अगर मुझे ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है गिवन हो, ब्रेकिंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जितना स्ट्रेस डेवलप होने पे रॉड टूट जाएगी या वो वायर जो है वो टूट जाएगी। तो द स्ट्रेस एट विच वायर ब्रेक्स, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन मटेरियल। यानी कि ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होगी, मतलब कॉपर के लिए अलग होगी, स्टील के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, सबके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट, बेसिकली फ्रैक्चर पॉइंट यानी कि जहां पे रॉड टूट रही है या फ्रैक्चर हो रही है। फोर्स, अब ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, ये ब्रेकिंग फोर्स, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया जब करोगे तो आपके पास ब्रेकिंग फोर्स आ जाएगा, यानी कि वो फोर्स जिस पे ये रॉड ब्रेक होगी, जिस स्ट्रेस पे ये रॉड ब्रेक होगी वो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, जिस फोर्स पे ये रॉड ब्रेक होगी या फ्रैक्चर होगी वो ब्रेकिंग फोर्स है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल के हिसाब से फिक्स होगा, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स है मटेरियल के लिए, इसकी वैल्यू मटेरियल के लिए फिक्स है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो ब्रेकिंग फोर्स बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ाने का मतलब वायर की मोटाई बढ़ाना, अगर वायर की मोटाई कम होगी, एरिया कम होगा तो जल्दी टूट जाएगी, कम फोर्स पे टूट जाएगी। अगर मोटाई ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। क्लियर हुआ? फील करने की कोशिश करो, ऑब्वियसली आप फील कर सकते हो, अगर वायर पतली है तो उसको तोड़ने के लिए कम फोर्स चाहिए होगा, और अगर वायर मोटी है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। आगे पढ़ते हैं। तो ये 80% ऑफ द चैप्टर, 80% ऑफ द टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आ गया है वो आ गया है शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है जी, क्या है ये, आइए बात करते हैं। शियर स्ट्रेस, देखो इसमें जो फोर्स होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर नहीं लगता, एरिया के पैरेलल लगता है, एरिया के पैरेलल। ये एक क्यूबॉइड देख रहे हो आप, ये क्यूबॉइड आपको दिख रहा है, इस क्यूबॉइड की ऊपर वाली सरफेस देख रहे हो, नीचे वाली सरफेस को मैंने कर दिया फिक्स, फेविकोल का जोड़ लगा के फिक्स कर दिया, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ऊपर वाली सरफेस पे मैंने इस पे फोर्स लगाया, जब मैंने इस पे फोर्स लगाया वो ऊपर वाली सरफेस के पैरेलल लगाया, वो ऊपर वाली सरफेस के पैरेलल लगाया। फोर्स और ऊपर वाली सरफेस का एरिया, यानी कि इस स्ट्रेस के अंदर, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस के अंदर जो फोर्स लगेगा वो सरफेस के पैरेलल लगता है या एरिया के पैरेलल लगता है। अगर फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर होता है तो उसको स्ट्रेस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यहां पे फोर्स इस एरिया के पैरेलल है, यानी कि पैरेलल या टेंजेंशियल फोर्स उस सरफेस के पैरेलल है, उस सरफेस के पैरेलल लग रहा है। जैसे कि मेरे हाथ में ये कॉपी है, इस कॉपी के मैं पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं, पैरेलल ऐसे,
ठीक है जी, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, इस कॉपी के पैरेलल फोर्स में लगा रहा हूं, तो उस पैरेलल या टेंजेंशियल फोर्स को डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो शियर स्ट्रेस आएगा। इट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी, इसकी वजह से बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। जैसे सपोज करो मेरे पास बॉडी है ABCD, ठीक है ना, ABCD। अब मैंने 3D हर बार बनाना जरूरी नहीं है, मैंने सिंपली जो ABCD है ये वाला यहां पे ले लिया है, ठीक है ना, इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD। ये सामने वाला पोर्शन अब मैं आपको दिखा देता हूं फ्रंट व्यू में। तो इसका फ्रंट व्यू है, उसमें आपको ABCD दिखाई दे रहा है, पूरी 3D बॉडी तो दिखाई नहीं देगी। इस पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी ये टेढ़ी हो गई, देख पा रहे हो, नीचे से तो ये बॉडी फिक्स है, नीचे से ये बॉडी फिक्स है, तो ये बॉडी टेढ़ी हो गई। C पॉइंट जो है वो C' पे पहुंच गया, D पॉइंट जो है वो D' पे पहुंच गया। इसकी ऊपर वाली जो लेयर है वो डिस्प्लेस हो गई, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर तो फिक्स है, तो नीचे वाली लेयर के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी आगे खिसक गई, थोड़ी सी आगे खिसक गई, समझ पा रहे हो। तो ये नीचे वाली लेयर के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर आगे खिसक गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट x हुई। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई? x, इस पे फोर्स लगाने की वजह से। ये इसकी x के परपेंडिकुलर लेंथ है। परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ का मतलब होता है ट्रांसवर्स लेंथ, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। जो लेंथ x के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये लेंथ x के परपेंडिकुलर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर के परपेंडिकुलर है। ये एंगल थीटा बन रहा है, इस तरफ आप देख पा रहे हो। अच्छा जी, तो शियर स्ट्रेन क्या होगा? इस शियर स्ट्रेस की वजह से बॉडी की शेप चेंज होती है, ये तो आपको पता चल गया। इसकी वजह से शियर स्ट्रेन क्या डेवलप होता है इसके अंदर? वो होता है डिस्प्लेसमेंट, जो भी इस लेयर का डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर लेंथ या ट्रांसवर्स लेंथ, डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? लेंथ से डिवाइड हुआ है। इसमें बॉडी की शेप चेंज होती है। क्या चेंज होती है? शेप। ये पहले ऐसा सीधा था, अब ये टेढ़ा हो गया। पहले वाला जो स्ट्रेस था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसमें शेप नहीं चेंज होती, मतलब शेप इन द सेंस कि रॉड थी, रॉड ही रहती है, स्ट्रेच करने पे भी रॉड तो रॉड ही रहेगी ना। लेकिन इसमें ये बॉडी सीधी थी, अब ये टेढ़ी हो गई। अब ये पहले क्यूबॉइड था, अब इसकी शेप जो है डिस्टॉर्टेड हो गई, शेप ही चेंज हो गई, ठीक है ना। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बाय ट्रांसवर्स लेंथ यानी कि x बाय एल। इस ट्रायंगल को जब आप देखोगे तो x बाय एल जो है वो tan थीटा होता है। और स्मॉल एंगल्स के लिए, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि सॉलिड चीज है भाई, तो सॉलिड चीज में ऐसे थोड़ी है कि x बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेढ़ी तो होगी नहीं बॉडी। तो इसलिए ये लेंथ जो है, मतलब जो x जो है ये कम होता है, इसकी वजह से ये एंगल भी छोटा होता है, ठीक है ना। थीटा जो है वो स्मॉल एंगल होता है, और स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा बोल सकते हैं। स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा बोल सकते हैं। तो इसीलिए इस दोनों के रेशो को शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, फोर्स इसमें कौन सा होता है? पैरेलल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, बाय शियर स्ट्रेन x बाय एल, x बाय एल, और x बाय एल को tan थीटा या थीटा भी बोल सकते हैं। इन दोनों के रेशो को हम बोलते हैं शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको g या ईटा से लिखा जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है ईटा से। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ना फ्लूइड्स में, उसको ईटा से लिखा जाता है, ऐसे ही इसको भी ईटा से लिखा जाता है। g या ईटा से लिख लो। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशो है। शियर स्ट्रेन, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, इसके कोई यूनिट्स नहीं है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी, उसके भी कोई यूनिट नहीं थे, इसके यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों के रेशो के यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। क्या ध्यान में रहेगा? बिल्कुल ध्यान में रहेगा, डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आगे आओ, तीसरे टाइप का स्ट्रेस, यह होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब होता है बॉडी को चारों तरफ से घेर के दबा दो या खींच दो, चारों तरफ से घेर के दबा दो या खींच दो, चारों तरफ से। बल्क, बल्क मतलब वॉल्यूम, ठीक है ना, यहां इसका रिलेशन बल्क बॉडी से होता है। बल्क बॉडी मतलब पूरी बॉडी को चारों तरफ से दबाया जाता है, चारों तरफ से झंझोड़ा जाता है।
ठीक है जी। इसमें वॉल्यूम में लगता है फोर्स। ये देखो बॉडी, एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम V है, उस पे प्रेशर P लग रहा है चारों तरफ से। अब उस पे प्रेशर हमने बढ़ा दिया, P प्लस डेल्टा P कर दिया। इसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो गया, V माइनस डेल्टा V हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है वो एक्चुअल में चेंज इन प्रेशर ही होता है। जो प्रेशर का चेंज हुआ, पहले P था, अब P प्लस डेल्टा P हुआ, तो जो मैंने प्रेशर बढ़ाया उसकी वजह से ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो चेंज इन प्रेशर के ही बराबर होता है, यानी कि डेल्टा P होता है। उसकी वजह से उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है। उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डेल्टा V बाई V तो होता ही है, साथ में नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। मैंने प्रेशर बढ़ाया, उसकी वजह से बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया, इसी वजह से माइनस यहां पे लिखा हुआ है, माइनस ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस इन दोनों के रेशो को बल्क मॉडुलस कहा जाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशो को बल्क मॉडुलस लिखा जाता है, डेल्टा P डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा V बाय V। डेल्टा V बाय V को फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी कहा जाता है। डेल्टा V क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम। अगर डेल्टा V को V से डिवाइड कर दें तो उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है जी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोला जा सकता है माइनस डेल्टा V बाय V। डेल्टा V बाय V को फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी बोला जा सकता है। ठीक है जी। इन दोनों के रेशो को, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशो को बल्क मॉडुलस या B से लिखा जाता है, या कई बार बीटा से लिखा जाता है। कई बार इसको बीटा बोल देते हैं, कई बार B बोल देते हैं। डेल्टा V बाय V माइनस डेल्टा V बाय V की जगह डेल्टा रो बाय रो भी लिखा जा सकता है। देखो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, अब बॉडी का मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है जी। जब मैं उसको कंप्रेस करता हूं, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन बॉडी का मास तो फिक्स रहेगा ना भाई। मेरे को अगर पिचका दिया जाए, भगवान ना करे मुझे कोई पिचकाए, लेकिन अगर मेरे को पिचका दिया जाए तो मेरा मास तो वही रहेगा ना, अनटिल अनलेस मेरी बॉडी से कुछ चीजें बाहर ना निकल जाए, हड्डियां टूट के बाहर ना निकल जाए। ऐसा जब तक नहीं होगा तो मेरी बॉडी का मास तो फिक्स रहेगा। अब मैं पिचका के वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा रहा है तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम के डिक्रीज होने से डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। उल्टा भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट तो फिक्स रहेगा ना, प्रोडक्ट फिक्स रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला। इसका मतलब बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले में ये क्या है, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। माइनस डेल्टा V बाय V की जगह आप डेल्टा रो बाय रो प्लस में भी लिख सकते हो। अब इसमें माइनस नहीं लगाना, क्योंकि वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से डेंसिटी बढ़ती है, तो डेंसिटी का रेशो, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी भी उसकी जगह लिखा जा सकता है। मतलब माइनस डेल्टा V बाय V की जगह डेल्टा रो बाय रो भी लिखा जा सकता है। ऐसा इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि वॉल्यूम घटाने से डेंसिटी बढ़ती है और वॉल्यूम के बढ़ाने से डेंसिटी घटती है, दोनों उल्टे होते हैं। समझ गए? ओके। बल्क मॉडुलस जिस तरीके से यंग्स मॉडुलस होता है, जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना उतना ही डिफिकल्ट होता है, ऐसे ही बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा उस बॉडी को कंप्रेस करना भी उतना ही डिफिकल्ट होगा, यानी कि उस बॉडी को कंप्रेस करने के लिए हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? यही चीज बल्क मॉडुलस के साथ है। बल्क मॉडुलस मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन बल्क मॉडुलस होती है, यानी कि जिस मटेरियल का बल्क मॉडुलस ज्यादा है उसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा। यह बात का ध्यान रखिएगा, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस होती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स होते हैं। कई बुक्स में तो K को बल्क मॉडुलस भी लिखा जाता है, ठीक है ना, और कंप्रेसिबिलिटी को C से लिख देते हैं। तो मैं सिंबल्स पे नहीं जा रहा, मैंने कंप्रेसिबिलिटी को K से लिख दिया और इसको 1 अपॉन बल्क मॉडुलस लिख दिया। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल हो सकते हैं, कृपया उसका ध्यान रखें। उसके बाद ये तीनों टाइप के मॉडुलस कवर हो गए। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो तीनों मॉडुलस से रिलेटेड है। पहली चीज है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो, जहरीली रेशो। हालांकि ये वो वाला पॉइजन नहीं है, इसमें डबल S है। पॉइजन ज रेशो,
पॉइजन्स रेशो क्या होती है? ये दो टाइप की स्ट्रेन का रेशो होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन, मतलब सॉरी लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन वो होती है जो परपेंडिकुलर होती है, लेटरल स्ट्रेन जो होती है वो लेंथ के परपेंडिकुलर। मान लो एक रॉड है जिसकी लेंथ L और रेडियस R है, ठीक है जी, तो रेडियस जो है वो लेंथ के परपेंडिकुलर है। जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, इसकी लेंथ बढ़ गई, मैंने इस पे फोर्स लगाया, मेरे फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई, तो ये रॉड पतली भी हो जाएगी भाई, लेंथ के बढ़ाने से ये रॉड पतली होगी, तो इसका रेडियस कम हो जाएगा, R माइनस डेल्टा R हो जाएगा। तो लेंथ के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है उसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, और वो होगा माइनस डेल्टा R बाई R, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है डेल्टा L बाई L। दोनों के रेशो को, भाई लेंथ बढ़ गई, रेडियस कम हो गया, और लेंथ और रेडियस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, और लेंथ के परपेंडिकुलर होता है लेटरल। ये अलोंग द लेंथ, ये लेंथ के परपेंडिकुलर। लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल के रेशो को हम पॉइजन्स रेशो कहते हैं, और इसमें माइनस इस वजह से आया है क्योंकि लेंथ के बढ़ने से रेडियस कम होगा एंड वाइस वर्सा, लेंथ के घटने से रेडियस बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं बॉडी को कंप्रेस कर दूंगा तो लेंथ तो घट जाएगी लेकिन बॉडी मोटी हो जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगा, मैं मोटा हो जाऊंगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन की ही कोई यूनिट नहीं होती, तो स्ट्रेन के रेशो की क्या यूनिट होगी भाई? कोई यूनिट नहीं होती। अगर थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू चेक करें तो इसकी वैल्यू -1 से 0.5 तक आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसकी वैल्यूज देखते हो, मतलब प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ में जनरली इसकी वैल्यूज 0 से 0.5 के बीच में लाई करती हैं जनरली, ठीक है ना। कोई रूल नहीं है लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है, और थ्योरेटिकली जब आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये वैल्यू -1 से लेकर 0.5 तक लाई कर सकती है। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं ऐसे के ऐसे। पहला फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस को रिलेट करता है, 9/y 3/g प्लस 1/बीटा, याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला, ये y को, शियर मॉडुलस को, यंग्स मॉडुलस को और सिग्मा यानी कि पॉइजन्स रेशो को रिलेट करता है। y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस 1 प्लस सिग्मा। तीसरा फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और सिग्मा को रिलेट करता है, y इज इक्वल्स टू 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा। एक चौथा फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, उसको हालांकि याद करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में y कॉमन है, पहले में y और g आ रहे हैं, दूसरे में y और बीटा आ रहे हैं। एक फॉर्मूला g और बीटा की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, दोनों में y है, तो मैं लिख सकता हूं 2g 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल्स टू 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा। इन फॉर्मूलों से, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों से आप सिग्मा की थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि -1 से 0.5 के बीच में आ सकती है, ठीक है जी। तो 2g 1 प्लस सिग्मा 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिराइव हो जाएगी 2 और 3 से, नो नीड टू लर्न, ये मैंने एक्स्ट्रा बताई है, आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये याद है तो आप इसको कंपेयर करके लिख ही सकते हो। ये याद है, ये याद है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है जी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। पूरा चैप्टर हमने तकरीबन 68 मिनट के अंदर या 70 मिनट के अंदर आप कहो कि हमने कवर कर लिया। इस पूरे चैप्टर को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, छोटा चैप्टर है इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस की हम गारंटी कोई नहीं ले सकते, ज्यादा आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन इजी चैप्टर है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये इजी चैप्टर है। आगे और चैप्टर्स के दौरान भी इस सीरीज में मैं आपसे मिलता रहूंगा, और चैप्टर्स भी मेरे हिस्से में आए हैं। शुक्रिया, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद। जिंदा रहने का मतलब यह होता है कि भाई हम दिल से जिंदा रहें, वैसे तो जिंदा रहोगे ही भाई, है ना। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, हम अब कल के लिए प्लान्स बनाते हैं, तो न्यू ईयर के लिए प्लान्स बनाते हैं, क्रिसमस के लिए बनाते हैं, दिवाली के लिए प्लान्स बनाते हैं, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि हम जिंदा रहेंगे, लेकिन उस जिंदा रहने में और नॉर्मली जिंदा रहने में फर्क है। जिंदा रहने का मतलब यह है कि दिल से जिंदा रहिए, हर लम्हे को खुल के जिए। अगर आप लम्हों को खुल के नहीं जी रहे तो आप जिंदा होके भी जिंदा नहीं है।
तो शुक्रिया, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और लम्हों को खुल के जिएंगे। जब पढ़ाई कर रहे हो तो खुल के पढ़ो, जब हंस रहे हो तो खुल के हंसो, जब खेल रहे हो तो खुल के खेलो। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं तनुज बंसल आपसे इजाजत लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर। जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं।